नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट्स होते हैं वो सारी चीज़ें क्लियर करते हैं और इन फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उन सब की चर्चा जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। कुल मिला के कंप्लीट और डेप्थ नॉलेज जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत थी वो इसी पर्पज से हुई थी कि एक दिन के अंदर हम एटलीस्ट एक टॉपिक तो ऐसा करें जिससे हमारे पास में एग्जाम में उससे रिलेटेड बेनिफिट हो। शुरुआत की थी तब बड़ा डर लग रहा था कि रोज एक क्लास कैसे होगी, कैसे जो है वो हम इसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करेंगे, कैसे क्या होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे हमारे पास में टाइम बीता, आप लोगों का सपोर्ट मिला, तो हम काफ़ी जो है वो इस सफ़र पे आगे निकल चुके हैं। 1 जनवरी 2025 से लेके 31 जनवरी 2025 का सफ़र था और हमने 365 क्लास लेने का जो है वादा किया था। अब वो वादा पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने 309 क्लासेज जो है वो कंप्लीट कर लिए। आज हमारे पास में 310 नंबर की जो है वो क्लास आएगी जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में 55 क्लासें रहेगी जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सहयोग की वजह से जो है वो पॉसिबल हो पाया है। और जिस तरीके से आपके कमेंट आते हैं, खास तौर से टेलीग्राम पे जो कमेंट आते हैं, उससे ये लगता है कि ये क्लासेस जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिट साबित हो रही है और इससे आपने नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा गेन किया है। और मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हम इस क्लास के अंदर जो है वो शामिल करें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक के बारे में जो है वो कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। आज के हमारे पास में 310 नंबर की क्लास दैट इज कॉल्ड HHNS, ये क्लास हम लेके आएंगे। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये क्लास जो है वो कौन सी आ गई। तो दोस्तों, इतना याद रखो कि ये क्लास एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास होती है हमारे पास में हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है HHNS। अब आपको मोटा मोटी जो है वो चीज़ पता चल गई होगी कि हाइपरग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज लेवल जो है हमारे पास में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया एंड हाइपर ऑस्मोलर उसकी वजह से हमारे पास में जो प्रीमिएबिलिटी है, ब्लड वेसल्स की जो प्रीमिएबिलिटी है वो अल्टर्ड होगी। नॉन कीटोटिक मतलब इसमें जो हमारे पास में कीटोन बॉडी जो है वो नहीं बनेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में HHNS जिसको हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले हम शुरुआत करते हैं HHNS के में कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से मिल के आते हैं। उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो जो भी कैंडिडेट ये क्लास ले रहे हैं तो उससे पहले आपको जो है वो डायबिटीज मेलाइटिस की क्लास जो है वो सबसे पहले पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डायबिटीज मेलाइटिस की क्लास अगर आप नहीं पढ़ पाओगे तो फिर ये क्लास जो है वो इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब डायबिटीज मेलाइटिस की हमने क्लास ली थी तो उसके कॉम्प्लिकेशन में देखा था कि डायबिटीज मेलाइटिस के कॉम्प्लिकेशन में हमें HHNS जो है वो देखने को मिलता है। अब ये HHNS मतलब ये एक आज का जो टॉपिक है वो एक डायबिटिक का कॉम्प्लिकेशन है। डायबिटिक का कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी आता है। ठीक है, लेकिन कीटोएसिडोसिस और HHNS दोनों किस तरीके से डिफरेंशिएट है उसको हम लेंगे। तो इससे पहले जो भी ये क्लास ले रहे हो उससे पहले आपको डायबिटीज की एक क्लास लेनी है। देन उसके बाद वो ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की क्लास वो भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है। ये दोनों क्लास लोगे तो ये टॉपिक आपके बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा और पूरी चीज जो है वो आपको कंठस्थ समझ में आ जाएगी। क्लास ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि आजकल जिस तरीके से न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, नई नई चीजें जो ज्यादा पूछी जाती है, उसमें हमारे पास में ये हिट लिस्ट पे है HHNS। तो इसको हम देखते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास में कि इससे रिलेटेड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन जो है बहुत घुमा के आते हैं। तो आप देखिए, टॉपिक छोटा है नो डाउट, मोटा मोटी चीज आपको पता चल गई है कि ये जो है वो हमारे पास में डायबिटिक का जो है वो कॉम्प्लिकेशन का एक टॉपिक है। चलो, ये भी समझ में आ गया। लेकिन दिक्कत ये आ गई कि इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे जो है वो अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, बड़ा घुमा के जो है वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि HHNS के अंदर हम मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, इसके अंदर हमारे पास में नॉन कीटोन बॉडी क्यों नहीं बनता है, ये हमारे पास में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से जो है वो HHNS किस तरीके से डिफरेंशिएट है, दोनों में जो है वो कैसे आप जो है वो डिफरेंशिएट करोगे कि दो क्लाइंट है आपके पास में,
ठीक है। एक क्लाइंट आपके पास में HHNS का है, एक क्लाइंट आपके पास में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का है। दोनों डायबिटीज से सफर कर रहे थे, दोनों के अब कॉम्प्लिकेशन आ चुके हैं। तो कैसे आप दोनों में डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सा HHNS का है, कौन सा जो है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का। तो ये सारी चीजें जो हो हम पूछेंगे। वैसे तो मोटा मोटी एक रीजन तो आपको पता चल गया होगा, एक डिफरेंशिएट तो पता चल गया क्या कि हाइपरग्लाइसीमिक। अब हाइपरग्लाइसीमिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी होता है और इसमें भी हो रहा है। हाइपर ऑस्मोलर उसमें भी हो रहा है, उसमें भी हो रहा है। लेकिन नॉन कीटोटिक इसमें जो है वो कीटोन बॉडीज नहीं बनती है, जबकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कीटोन बॉडी जो है वो बनती है। तो एक जो है वो हमारे पास में डिफरेंशिएट तो मोटा मोटी तो ये आ गया। देन उसके बाद भी आगे आएगा कि किसका जो है वो हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। ये जो है हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिड लंबे समय तक अगर एक फिक्स ड्यूरेशन पे हमारे पास में जो है वो ग्लूकोज लेवल है तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। लेकिन सडनली अगर हमारे पास में जो है वो डायबिटीज लेवल या शुगर लेवल बहुत ज्यादा सडनली इंक्रीज हो जाए तो फिर HHNS होता है। तो दोनों को हम जो है वो डिटेल से देखेंगे, सारी चीजों को जो हम देखेंगे। हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम में क्या क्या चीजें होती है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, क्या इसकी मैकेनिज्म है, क्या इसका मैनेजमेंट है, सारी चीजें हम करेंगे और क्यों क्यों चीजें होती है वो सब भी देखेंगे। और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा जो है अपने दिमाग की बत्तियों को थोड़ा सा खोल के रखना। टॉपिक जरूर छोटा है लेकिन है बड़े काम का। तो शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की कि HHNS जो है वो हमारे पास में होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ इसकी फुल फॉर्म है तो ये आपको पता चल जाएगा क्या है। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास में HHNS दैट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम सिंपली। अब देखो HHNS क्या हो गया, हाइपरग्लाइसेमिक, यानी कि इसके अंदर हमारे पास में क्या होगा कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, क्या है दोस्तों, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हमारे पास में बहुत ज्यादा इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, तभी तो उसको बोलेंगे हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, ग्लाइसेमिक मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे पास में बहुत ज्यादा इंक्रीज मिलेगा। देन उसकी वजह से क्या होता है, हाइपर ऑस्मोलर, यानी कि ऑस्मोलरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्या होता है दोस्तों, ऑस्मोलरिटी जो है वो हमारे पास में वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाएगी तो जैसे ये हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तो इसकी अगर ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाती है तो आपको पता है जो भी फ्लूइड अंदर है वो अनकंट्रोल तरीके से बाहर होने लग जाएगा, या जो बाहर है वो और तरीके से जो है वो अंदर होने लग जाएगा। बेसिकली तो जो है वो अंदर वाला बाहर जो है वो अलग तरीके से जो है वो अनकंट्रोल तरीके से बाहर हो जाएगा। मोटा मोटी क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास में ये जो है वो दो तरीके से, ओस्मोटिक प्रेशर और ओनकोटिक प्रेशर, ठीक है, सॉरी, ओस्मोटिक प्रेशर या जिसको हम कहते हैं ओनकोटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इन दोनों के द्वारा जो है वो कंट्रोल होता है। ये प्रेशर किस तरीके से काम करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको जो है वो एडिमा की क्लास के अंदर बता रखी है। मोटा मोटी चीज के बारे में बताएं तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो वाटर के द्वारा कंट्रोल होता है। ओस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमारे पास में, या ओनकोटिक प्रेशर जो है वो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एल्बुमिन के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में ओस्मोलरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। देन उसके बाद नॉन कीटोटिक, अब ये इंपॉर्टेंट है, नॉन कीटोटिक मतलब कीटोन बॉडी जो है वो नहीं होती है। आपको पता ही है कि जो हमारे पास में अगर डायबिटीज जो है वो बढ़ जाए, या हम कहें कि डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो अनकंट्रोल तरीके से हो जाता है, तो फिर कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन इसमें कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होता, कीटोन बॉडी जो है वो नहीं बनती है, नॉन कीटोटिक बोला तो कीटोन बॉडीज नहीं बनती है। और ये सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, सिंड्रोम का मतलब हो गया हमारे पास में ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स के ग्रुप को जो हम क्या कहते हैं दोस्तों, सिंड्रोम कहते हैं। तो ये HHNS क्या हुआ हमारे पास में, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन आएगी, मतलब बहुत ज्यादा जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। वो डायबिटीज मेलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन भी है, डायबिटीज मेलाइटिस में होता है। देन उसके बाद हाइपर ओस्मोलर होगा, मतलब प्रीमेबिलिटी जो है वो अनकंट्रोल तरीके से जो है हो जाएगी। नॉन कीटोटिक मतलब कीटोन बॉडी जो है वो नहीं बनेगी। और सिंड्रोम मतलब ग्रुप, बहुत सारे साइन सिम्टम जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर है। तो हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम जो हम आज पढ़ेंगे। अब आपको मोटा मोटी सारा नॉलेज जो है वो पता चल गया होगा। इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन पे इतना ज्यादा ध्यान इसलिए देता हूं, आपको भी ये कहता हूं कि मेन मोटो को पकड़ लो, मेन चीज को अगर आपने पकड़ लिया ना तो फिर आपकी विजय है। जिस तरीके से आप क्रिकेट खेलते हो तो मेन बॉलर पे अगर आपने शिकंजा कस लिया तो फिर आपकी फतेह है। ठीक उसी तरीके से अगर इंट्रोडक्शन को ही जबरदस्त तरीके से कर लिया ना तो बाकी डिजीज हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। अब आपको इसमें समझ में आएगा HHNS के अंदर क्या होता है, हाइपर ग्लाइसेमिक की कंडीशन आएगी, मतलब बहुत ज्यादा
लेवल तक जो है वो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाएगी, नॉन कीटोटिक और कीटोन बॉडीज नहीं बनेगी, उसको हम कहते हैं HHNS। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेज, यानी कि नॉन कीटोटिक को छोड़ दिया जाता है, इसको HHS के नाम से भी जो है HHS के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। ये हो गया हमारे पास में हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेज। अगर HHNS हो या HHS हो तो भी हमारे पास में सेम चीज ही जो है वो कहलाई जाएगी। एंड इट इज ए सीरियस एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, यूजुअली टाइप 2 डायबिटीज। ये बेसिकली जो है हमारे पास में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में ही जो है वो देखने को मिलता है, और ये है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, इसलिए ये जो है वो डेंजरस हो जाता है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, अब आपको पता ही है क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन होता है वो लंबे समय तक चलता है, लेकिन उसमें हम बचाव की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि बॉडी जो है वो इस तरीके से हैबिचुअल हो जाती है। लेकिन जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होता है वो हमारे लिए डेंजरस होता है क्योंकि उसमें संभलने का मौका ही नहीं मिलता और आदमी तुरंत निकलता है। जैसे हमने थोड़े दिन पहले पेनक्रेटाइटिस की क्लास ली थी, तब भी मैंने बताया था कि एक्यूट पेनक्रेटाइटिस जो हो ज्यादा डेंजरस होता है देन क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस। क्लियर है? की फीचर्स की बात करें तो की फीचर्स में वही चीज आएगी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। क्या होता है? एक्सट्रीमली हाई ब्लड ग्लूकोज शुगर, ऑफ कोर्स वो मैंने बताया था, एंड हाई प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी, हाई प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी हो जाएगा मतलब कंसंट्रेशन जो हो बढ़ जाएगी। सीवियर डिहाइड्रेशन हमें देखने को मिलेगा, बट लिटिल नो कीटोन प्रोडक्शन एंड नो माइल्ड एसिडोसिस, कोई एसिडोसिस कोई कीटोन बॉडीज नहीं मिलेगा। ब्लड शुगर लेवल जो है वो हमारे पास में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाएगी मतलब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड बहुत ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेट हो जाएगा, सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलेगी, है ना, और उसके अंदर कीटोन प्रोडक्शन या एसिडोसिस की कंडीशन नहीं मिलेगी। बस इतना जो है वो ध्यान रखना। डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और HHNS को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बेसिकली जो है वो हमारे पास में मोटा तो ये आता है, हालांकि फिर हम अल्टर देखेंगे कि डायबिटीज कीटोएसिडोसिस में ग्लूकोज लेवल इतना होता है, डायबिटिक HHNS के अंदर कीटोन वो ब्लड शुगर लेवल इतना होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट मोटी चीज़ है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर हमारे पास में कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन आती है, जबकि HHNS के अंदर बाकी सारी चीज़ें होगी लेकिन कीटोन प्रोडक्शन या हम कहें एसिडोसिस कंडीशन नहीं आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी होता है मतलब क्या जो है वो बॉडी के अंदर होता है। ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया, ज़्यादा जो है वो हमारे पास में कंसंट्रेशन होगी, तो उसकी वजह से होता क्या है इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला देखते थे इन पीपल विथ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, और बेसिकली ये जो हमारे पास में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में ही होता है, फर्स्ट में बेसिकली जो है वो HHNS देखने को नहीं मिलता है। तो इन पीपल विथ टाइप 2 डायबिटीज देयर इज इनफ इंसुलिन टू प्रिवेंट मैसिव फैट ब्रेकडाउन, हैंस नॉन कीटोटिक बट नॉट इनफ टू कंट्रोल ग्लूकोज प्रॉपर्ली। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास में जो पर्सन टाइप 2 डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास में वो मैसिव फैट ब्रेकडाउन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, मैसिव ब्रेकडाउन जो है वो बचा हुआ रहता है, जिसके कारण इसको नॉन कीटोटिक बोलते हैं। बट इनफ कंट्रोल टू ग्लूकोज प्रॉपर्ली, इसके अंदर जो है वो हमारे पास में ग्लूकोज लेवल पे कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन जो कीटोन बॉडीज है जो हमारे पास में फैट का ब्रेकडाउन हो रहा है उस पे कंट्रोल होता है इसके अंदर बेसिकली। ठीक है, फैट पे कंट्रोल होता है बट ग्लूकोज लेवल पे कंट्रोल नहीं होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल लीड्स टू ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। अगर हमारे पास में ब्लड के अंदर, यहाँ ये ध्यान रखिए, ये हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर नॉर्मल शुगर लेवल है, नॉर्मल जो है वो हमारे पास में शुगर लेवल है, और ये कोई हमारे पास में ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर हाई शुगर लेवल, रैंडम ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई है। तो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो किस तरीके से काम करता है, ओस्मोटिक डायूरेटिक की तरीके से काम करता है। ओस्मोटिक डायूरेटिक मतलब जैसे हम डायूरेटिक देते हैं तो डायूरेटिक में क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में डायूरेटिक होता है, सॉरी एंटी डायूरेटिक, जो हमारे डायूरेटिक क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन को जो है वो बढ़ावा देता है, बिल्कुल। तो ये हमारे पास में अगर ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा है तो वो एक तरीके से डायूरेसिस का काम करता है, यानी कि हमारे पास में किडनी के द्वारा
ग्लूकोज प्लस वाटर को बाहर निकाल लेता है एंड दीज कोज लार्ज वॉल्यूम लॉस, मतलब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो लॉस हो जाता है। आप इसको सिंपल तरीके से समझो तो इस तरीके से समझिए कि ये जैसे हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, ये हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, दो ब्लड वेसल्स मैं आपके बना रहा हूँ। ये हमारे पास में शुगर है, जैसे ये मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास में जो है वो शुगर है, ठीक है। और ये यहाँ पे देख रहा हूँ, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुगर है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे शुगर जो की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब अगर हमारे पास में शुगर की कंसंट्रेशन, ये हो गए हमारे पास में नॉर्मल शुगर लेवल, नॉर्मल शुगर लेवल। अगर नॉर्मल शुगर लेवल है तो इसमें हमारे पास में जो फ्लूइड का एक्सचेंज होगा वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट तरीके से होगा। लेकिन अगर हमारे पास में इंक्रीज, इसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज शुगर लेवल, अगर हमारे पास में शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज है, तो ये शुगर लेवल इंक्रीज है तो ये अब ब्लड जो है वो किस तरीके से काम करेगा, ये हमारे पास में डायूरेटिक की तरीके से काम करेगा, डायूरेटिक की तरीके से जो है वो काम करेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को जो है वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को बाहर निकालेगा तो ये हमारे पास में ब्लड है वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। ये हमारे पास में ब्लड क्या है दोस्तों, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकलेगा तो क्लाइंट जो है वो किसकी कंडीशन में चला जाएगा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में चला जाएगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। यही चीज़ ये कहना चाह रहा है कि ध्यान से समझिए इसको, कि ये हमारे पास में क्या कहता है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल लीड्स टू ऑस्मोटिक डायूरेटिक, यानी कि वो हमारे पास में हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ऑस्मोटिक डायूरेटिक की तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, किडनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्लूकोज लेवल और वाटर लेवल को जो है वो एक्सक्रीट करेगी एंड कोज लार्ज वॉल्यूम लॉस, जिसकी वजह से वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है वो लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, अब डिहाइड्रेशन हो चुका है और ब्लड जो कंसंट्रेटेड है वो हो जाएगा, ब्लड जो है वो मोर कंसंट्रेट हो जाएगा, ओस्मोलिटी जो है वो उसकी इंक्रीज हो जाएगी एंड हाई ओस्मोलिटी फर्दर इंपेयर किडनी फंक्शन, ग्लूकोज एक्सक्रेशन एंड वर्सन डिहाइड्रेशन। अब इसकी वजह से देखो दिक्कत यहां आती है, सबसे कोर पॉइंट ये होता है। अब देखो अगर ब्लड कंसंट्रेट हो गया, ज्यादा जो है वो गाढ़ा हो गया, ज्यादा गाढ़ा हो गया तो ज्यादा गाढ़े में से अब क्या होता है, किडनी सही तरीके से काम कर रही है, लेकिन हमारे पास में ब्लड गाढ़ा हो गया, गाढ़ा हो गया तो वो और शुगर लेवल को बाहर नहीं निकाल पाता। ब्लड जितना पतला होगा उतना ही हम शुगर लेवल को बाहर निकाल सकते हैं, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतना ही जो है वो हमें दिक्कत आएगी। अब देखो पहले गाढ़ा हो चुका, अब गाढ़ा हो गया तो शुगर को हम बाहर नहीं निकाल पा रहे, अब शुगर को बाहर निकाल पाए तो और ज्यादा शुगर इंक्रीज होगा, मतलब इरिवर्सिबल कंडीशन चली जाएगी। यूरिन गाढ़ा हो गया, मतलब सॉरी ब्लड गाढ़ा हो गया तो शुगर लेवल बाहर नहीं जा रहा, शुगर लेवल बाहर नहीं जा रहा तो ज्यादा ब्लड शुगर बढ़ गया, ज्यादा ब्लड शुगर बढ़ गया तो और ज्यादा यूरिन गाढ़ा हो गया, तो ये चीज जो है वो चलती रहती है। इसलिए इस कंडीशन में जो है बहुत ज्यादा फ्लूइड जो है वो दिया जाता है। अभी देखो देन उसकी वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड हाई ऑस्मोलिटी कोज मेनी सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग न्यूरोलॉजिकल वंस। ठीक है, अब देखो ब्लड ज्यादा गाढ़ा हो गया उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होंगे, डिहाइड्रेशन कंडीशन भी होगी, हाई ऑस्मोलिटी वाली कंडीशन भी आ जाएगी और ये सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को जो है वो कोज करेंगे। आ गया पैथोफिजियोलॉजी समझ में। अब बात करते हैं हमारे पास में रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं HHNS के। अब HHNS के रिस्क फैक्टर में हमारे पास में सीधा सीधा एक ही चीज आती है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल तो ज्यादा है ही है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें कम हो रही है। अब चीजें मान के चलिए कि हमारे पास में हार्ट पंप नहीं कर रहा, अब हार्ट पंप नहीं करेगा तो ब्लड जो है वो सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, गाढ़ा ब्लड ऑलरेडी है और ज्यादा हो जाएगा। तो वन बाय वन करके जो है वो इसके रिस्क फैक्टर को देखते हैं। HHNS usually develop when something stresses in the body or versus glucose control or fluid imbalance। ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज, ब्लड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड फ्लूइड इम्बैलेंस हो चुका है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो चुका है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने की संभावना मोस्ट कॉमन ट्रिगर कर देता है। अदर एक्यूट इलनेस की बात करें तो दोस्तों स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ट्रोमा, ये सारी चीजें जो है वो आगे इस चीज को बढ़ावा देती है, स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, ये सारी चीजें। देन मेडिकेशन दैट इंटरफेयर विथ ग्लूकोज कंट्रोल एंड इंक्रीज फ्लूइड लॉस। कुछ ऐसी मेडिकेशन भी होती है जो हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंटरफेयर करती है, जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स।
कोई भी क्लाइंट कोर्टिकोस्टेरॉइड्स लेता है या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो यूज करता है, तो इसमें हमारे पास में क्या आता है, ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। कोई भी पर्सन, जैसे मान लीजिए नॉर्मल मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 100 है, अगर मैंने हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह कोई भी कोर्टिकोस्टेरॉइड लिया है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। एंड ऐसे डायूरेटिक ड्रग्स क्या करती है, फ्लूइड लॉस करवाती है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को बाहर निकालती है। पता ही आपको, लेसिक्स वगैरह सारे डायूरेटिक मैंने आपको जो है वो ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो कुछ ऐसी ड्रग्स जो हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल और फ्लूइड लेवल को जो है वो इंटरफेयर करती है, जैसे डायूरेटिक फ्लूइड को इंटरफेयर करती है, फ्लूइड को ज़्यादा कंसंट्रेट करती है, ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बनाता है। देन पुअर एडहेरेंस टू डायबिटीज ट्रीटमेंट, डिहाइड्रेशन एंड सिचुएशन वेयर फ्लूइड इंटेक इज रिड्यूस स्पेशली इन एडल्ट। जो बूढ़े लोग होते हैं वैसे ही फ्लूइड का जो है वो इंटेक कम करते हैं। अब फ्लूइड इंटेक भी कम है, ये सारी चीज़ें भी हो रही है, तो फिर उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमारे पास में और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में साइन एंड सिम्टम्स की, कि अगर किसी क्लाइंट को जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, HHNS है, तो क्या क्या चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो बिकॉज HHNS डेवलप मोर ग्रेजुअली कंपेयर टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अभी हमारे पास में डिफरेंशिएट आएगा कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और HHNS में क्या डिफरेंशिएट है। तो ये जो हमारे पास में, और मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि सडनली अगर हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, सडनली ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, तो फिर वो HHNS को कन्वर्ट करता है। स्लोली 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 ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, तो हमारे पास में जो है वो क्या होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। और दूसरी चीज का डिफरेंशिएट करें तो अगर हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल 350 400 लेवल तक रहता है, ठीक है, तब तक हमारे पास में अगर वो इक्वली रहता है तो हमारे पास में क्या होता है, वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को कोज करता है। लेकिन अगर सडनली ब्लड ग्लूकोज लेवल 800 900 इतना तक पहुंच जाए तो वो सीधा हमारे पास में HHNS को जो है वो क्रिएट करता है। तो ये हमारे पास में क्या होता है कि ये जो HHNS है वो ग्रेजुअली जो है वो डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको मैकेनिज्म बता दी, हमारे पास में ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा, फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा, फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, और यूरिन से जो है वो हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं निकलेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो हो जाएगी। तो ये जो है हमारे पास में ग्रेजुअली जो है वो डेवलप होती है देन कंपेयर टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अगर आपको पूछा जाए कि हमारे पास में डायबिटीज मेलाइटिस के दो कॉम्प्लिकेशन है, HHNS और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो कौन जो है वो सडनली ग्रेजुअली डेवलप होता है, तो HHNS जो है वो ग्रेजुअली डेवलप होता है। एंड सिम्टम्स में बिल्ड अप ओवर डेज टू वीक सम की फीचर्स। अब देखो सडनली जो है हमारे पास में फीचर जो है वो आते हैं, क्या क्या चीजें, एक्सट्रीम थ्रस्टी, ऑफ कोर्स डिहाइड्रेशन की कंडीशन आएगी, सडनली वाली जो है वो हमें प्यास लगेगी, एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ड्राई माउथ, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। सडनली ये चीज होती है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में स्लो स्लो होती है और इनमें जो है वो सडनली होती है। एंड फटक, वीकनेस, कंफ्यूजन, समटाइम्स अल्टर्ड कॉन्शियसनेस एंड कोमा हमें देखने को मिलेगा। क्या क्या चीजें, फटिक देखने को मिलेगा, वीकनेस हमें देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन हमें देखने को मिलेगा, और कभी कभी जो है वो क्लाइंट अनकॉन्शियस कंडीशन में या कोमा की कंडीशन में भी जाता हुआ देखने को मिलेगा। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें या न्यूरोलॉजिकल साइन की अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, सीजर्स हमें देखने को मिलेंगे, देन फोकल डेफिशिएट, ठीक है, मतलब हमारे पास में जो लोकल चीजें हैं वो, एंड हेमीप्रेसिस, एक साइड में जो है वो नमनेस देखने को मिलेगा, और हेलुसिनेशन भी जो है वो देखने को मिलेगा। हेलुसिनेशन और इल्यूजन ये दोनों मैंने आपको बता रखे हैं। हेलुसिनेशन के अंदर क्या होता है, फाल्स परसेप्शन होता है विदाउट स्टिमुलाई। इल्यूजन के अंदर क्या होता है, फाल्स परसेप्शन होता है विथ स्टिमुलाई। जैसे रस्सी को सांप समझना वो इल्यूजन है, लेकिन कोई चीज है ही नहीं है, फिर कहता है कि मुझे देखो घंटियां सुनाई दे रही है, वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन, वो देखो आदमी आता हुआ दिखा रहा है जबकि वहां कुछ नहीं है, वो विजुअल हेलुसिनेशन। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। देन अगर स्किन की बात करें तो स्किन वार्म होती है, वही हमारे पास में जो डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम्स है वही सारे साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। स्किन वार्म देखने को मिलेगी, ड्राई स्किन मिलेगी, एंड ऑफन नो स्वेटिंग डिस्पाइट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से कोई जो है वो स्वेटिंग भी नहीं होगी। एंड पॉसिबली विजन प्रॉब्लम्स, ठीक है, थोड़ी थोड़ी विजन प्रॉब्लम्स, वही हमारे पास में डिप्लोपिया टाइप से अंधेरा छाने वाली वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। वेट लॉस हमें देखने को मिलेगा, नोजिया हमें देखने को मिलेगा, एंड लो ब्लड प्रेशर
ड्यू टू डिहाइड्रेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें, ये सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या देखने को मिले? सिंपली एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो न्यूरोलॉजिकली, एक डिहाइड्रेशन, दोनों सिम्टम्स को आप एक जगह इकट्ठा कर लो, वही सारे के सारे जो है वो हमारे पास में HHNS के हैं। एक्सट्रीम थ्रस्टी है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, ड्राई माउथ है, डिहाइड्रेशन है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, देन सीजर्स है, हेमेप्रेसिस है, हेलुसिनेशन है, नोजिया है, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास में साइंस सिम्टम्स आ गए HHNS के। अब बात आती है हमारे पास में कैसे आप डायग्नोसिस करोगे। तो डायग्नोसिस के लिए आपके पास में तीन चीजें तो मैंने आपको बता दी। क्या क्या चीजें? एक तो ब्लड ग्लूकोज लेवल आपके पास में बहुत ज्यादा इंक्रीज रहेगा। दूसरी चीज, ओस्मोलैरिटी जो है वो आपके पास में बहुत ज्यादा इंक्रीज रहेगी, ब्लड जो है वो काफी ज्यादा गाढ़ा रहेगा, गाढ़ापन रहेगा। तीसरी, नॉन कीटोटिक, मतलब कोई भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, या कीटोन बॉडी जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो तीन चीजें तो आपके पास में कंफर्म होगी जिससे आप सॉलिड कह सकते हो कि हाँ HHNS है। बाकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, किडनी फंक्शन, यूरिन आउटपुट, वो सारी चीजें आपको बताइए। देखो, डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल साइन प्लस लैब टेस्ट की क्राइटेरिया इंक्लूड, यानी कि जो हमारे पास में डायग्नोसिस है, ठीक है, वो हमारे पास में किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? हमारे पास में क्लिनिकल साइन के ऊपर प्लस लैब टेस्ट के ऊपर, दोनों के ऊपर जो है वो मिला के हम इसका जो है वो डायग्नोसिस बताएंगे। तो क्या क्या चीजें हैं? पहली चीज आ गई हमारे पास में वेरी हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो मैंने आपको बता दिया, टिपिकली मोर देन 600 mg पर डेसीलीटर थ्रू थ्रेशोल्ड वेरी। देखो, सडनली जो हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है उसकी वजह से HHNS होता है, वो मैंने कई बार बता दिया। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में नॉर्मली हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल लाइक 300 से 350 या 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के समथिंग होता है, लंबे समय तक होता है। जबकि HHNS के अंदर हमारे पास में सडनली होता है 600 से लेके 900 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या इससे भी ज्यादा रहेगा, सडनली होता है। और सडनली की वजह से हमारे पास में वही थ्रेशोल्ड एक्शन चलता है, उसकी वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, और वो सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो पहली चीज तो आ गया हमारे पास में, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा था, क्या चीज? हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। सेकेंड आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हाई प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी। सेकेंड चीज क्या हो गया? हाई प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी, वो भी मैंने आपको बता दिया। हमारे पास में जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो आपको गाढ़ापन जो है वो ब्लड के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हाई प्लाज्मा ऑस्मोलिटी ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड हाई ग्लूकोज और डिहाइड्रेशन की वजह से, एक तो ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया। अब देखो, गाढ़ापन तो आता ही आता है। जैसे मैं कहूँ कि एक गिलास है, इसके अंदर हमने पानी भर रखा है, जैसे ये हमारे पास में गिलास है और इसके अंदर जो है वो हमारे पास में पानी है। अब अगर इसके अंदर मैं 1 चम्मच चीनी की डालूंगा तो ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा, फिर मैं इसमें 5 चम्मच चीनी की डालूंगा, ये और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। फिर एक कंडीशन आ जाएगी, जैसे मैं 7 चम्मच डाल दूं तो ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। सेम चीज हमारे पास में ब्लड पे भी लागू होती है। तो उसके अंदर हाई प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी देखने को मिलती है ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड हाई ग्लूकोज की वजह से। और रही कि सर इससे वाटर भी बाहर निकल रहा है प्लस शुगर लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों चीज हो गई ना, एक तो शुगर लेवल भी इंक्रीज हो रहा है और वाटर भी जो है वो बाहर निकल रहा है। तो ये चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लिटिल नो कीटोन्स, ठीक है। तीसरी चीज कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास में कीटोन बॉडीज नहीं होती है, तभी तो इसको बोला है हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। तो ये होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एसिड बेस स्टेटस देखेंगे, नॉट सीवियरली डीअरेंज, यानी कि इसके अंदर हम एसिड बेस बैलेंस देखेंगे तो इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर हमारे पास में पीएच जो है वो लो रहेगी, पीएच जो है हमारे पास में 7.35 से कम रहेगी, और क्लाइंट किसके अंदर जाएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर जाएगा। क्लियर है? तो ये चीजें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, किसी भी चीज को रटो मत। देखो, रटने वाले कैंडिडेट मैथ्स वैसे भी मुझे अच्छे नहीं लगते हैं और रटना चाहिए भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है असेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑफ कोर्स HHNS है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, किडनी फंक्शन डैमेज होंगे और वॉल्यूम स्टेटस मतलब आईओ चार्टिंग जो है वो डिफ्रेंशिएट होगी। तो ये चीज हो गए हमारे पास में इसके डायग्नोसिस से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में ट्रीटमेंट क्या रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, HHNS कंडीशन है,
आपने ये भी देख लिया कि HNS जो है वो हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। अब इस HNS को आप कैसे ट्रीट करोगे इसकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो बिकॉज ऑफ HNS इज मेडिकल इमरजेंसी, ध्यान रखना ये जो है वो हमारे पास में मेडिकल इमरजेंसी है। प्रोमोट ट्रीटमेंट इज क्रूशियल, तो मेन गोल क्या है? मेडिकल इमरजेंसी क्यों है? क्योंकि ब्लड हमारे पास में इतना कंसंट्रेटेड हो चुका है कि इसकी वजह से हमारे पास में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी जो है वो देखने को मिलने लगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे? रीस्टोर सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, रिहाइड्रेट, मतलब क्लाइंट को जो है वो हम क्या करेंगे दोस्तों? रिहाइड्रेट करेंगे। और ये चीज़ आपको भी पता है कि डायबिटिक का कोई भी पेशेंट है, तो चाहे वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जा रहा है या HNS में जा रहा है, हम उसमें एक ही चीज़ होती है, फ्लूइड, फ्लूइड और फ्लूइड। जितना ज़्यादा हो सकता उतना फ्लूइड जो है वो हम इसके अंदर देंगे, ताकि जो हमारे पास में ब्लड गाढ़ा हो चुका है, कंसंट्रेटेड हो चुका है, इसको एटलीस्ट थिन कर सकें। तो उसमें हम क्या करेंगे? पहला प्रिंसिपल आ जाता है हमारे पास में, वो आ गया, दैट इज कॉल्ड रीस्टोर सर्कुलेटिंग ब्लड एंड रिहाइड्रेशन। सबसे मेन चीज जो है वो हम ये करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे एंड ऑफन आइसोटोनिक सैलाइन इनिशियली। इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है और शुरुआत हम किससे करते हैं दोस्तों? आइसोटोनिक से करते हैं, ठीक है? जैसे NS वगैरह हो गया, ये सारी चीजें, इससे हम जो है वो इसकी शुरुआत करते हैं। देन उसके बाद सेकेंड हमारे पास में टारगेट क्या रहेगा? करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सेकेंड हमारे पास में है कि जो इम्बैलेंस हुआ है इलेक्ट्रोलाइट का, उसको करेक्ट करेंगे। और स्पेशली जो है वो किसका होता है? पोटेशियम का होता है। और ये चीज आपको पता है, डायबिटीज की बात आ गई तो पोटेशियम इससे अछूता नहीं रह सकता, ठीक है? जय वीरू वाली कंडीशन है, डायबिटीज की बात आ गई तो पोटेशियम तो जो है वो आएगा ही आएगा। तो सेकंड हमारे पास में रोल हो जाता है, सेकंड हमारे पास में जो है वो कार्य क्या रहता है? पहले तो हमने फ्लूइड को रिस्टोर किया, सेकंड हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को जो है वो रिस्टोर करेंगे। और इसमें स्पेशली आ जाता है पोटेशियम बिफोर एंड ड्यूरिंग इंसुलिन थेरेपी। और इसमें हम देखेंगे बिफोर, ड्यूरिंग भी, और इंसुलिन थेरेपी हम देते हैं तो भी हमें हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से पोटेशियम का लॉस होता है, पोटेशियम किस तरीके से जो है वो हमारे पास में एक्सचेंज होता है, किस तरीके से जो है वो चेंज होता है। वो सारी चीज़ें जो हो मैंने डायबिटिक कीटोएसिडिस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बता रखी है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास में प्रिंसिपल आता है लोअर ब्लड ग्लूकोज यूजुअली वाया इंसुलिन इफ्यूजन बट मोर कॉशनली देन द डायबिटिक कीटोएसिडिस बिकॉज रैपिड शिफ्ट कैन बी हार्मफुल। देखो, सेकेंड हमारे पास में पहला प्रिंसिपल या पहला ट्रीटमेंट क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्लूइड देना है। और वो फ्लूइड भी कौन सा? हम आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे। क्लाइंट को जो है वो रिहाइड्रेट करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लूइड देके उसको जो है वो रिहाइड्रेट करने की कोशिश करेंगे। कर दिया। सेकंड हमारे पास में प्रिंसिपल आया कि अब हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, उसको ठीक करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में भी कौन सा दोस्तों? जो पोटेशियम है उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पोटेशियम काफी ज्यादा डेंजरस है। देन उसके बाद तीसरा हमारे पास में प्रिंसिपल आता है कि जो ब्लड ग्लूकोज, अब हमने ब्लड को जो है वो थिन तो कर दिया, उसकी जो हमारे पास में विस्कोसिटी है, जो गाढ़ापन है, उसको हमने कम तो कर दिया फ्लूइड देके। अब उसके अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करना हमारे पास में थर्ड टारगेट आता है। तो इसको हम कम करेंगे, तो इसको बड़ी सावधानी से जो है वो कम करना है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तो क्रोनिक कंडीशन में जा रहा था, इसकी वजह से वो चीज हुई है। और क्लाइंट ऑलरेडी जो है वो एसिडोसिस कंडीशन में गया। यहाँ पे क्या था कि ब्लड का कंसंट्रेशन हुआ, कंसंट्रेशन की वजह से वो सारी चीजें हुई है। अब आपने कंसंट्रेशन जो है वो इसकी ठीक कर दी है, कंसंट्रेशन बिल्कुल ओके कर दी है, ब्लड बिल्कुल जो है वो पतला हो चुका है। तो इसकी वजह से सडनली जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्रीज होता है। इसलिए इसमें बहुत सावधानी के साथ जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। और उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारे पास में ट्रीट अंडरलाइन कोजेज। ट्रीट अंडरलाइन कोजेज मतलब जैसे कोई इन्फेक्शन है तो उसको हम ट्रीट करेंगे। कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे किडनी फेलियर की दिक्कत है, क्लोटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोमा से रिलेटेड है, ऑक्सीजन सेचुरेशन से रिलेटेड है, तो वो चीज़ जो है वो हम नेक्स्ट करेंगे। तो स्टेप समझ में आ गई। सबसे पहले फ्लूइड है, फ्लूइड फ्लूइड। सेकेंड हमारे पास में पोटेशियम पोटेशियम पोटेशियम। तीसरी चीज ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। और चौथी चीज जो भी हमारे पास में चीज बची उसको हम जो है वो ठीक करेंगे। क्लियर है? अब देखो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या कहता है कि फ्लूइड हम किस तरीके से देंगे, देन कितने के होने के बाद जो हो हम इसको कम कर देंगे, कितने ब्लड ग्लूकोज के बाद में हम फ्लूइड को जो है वो शिफ्ट कर देंगे। तो इसका हम प्रोटोकॉल ले लेते हैं। तीनों को प्रोटोकॉल बताऊंगा आपको, फ्लूइड का भी बताऊंगा, पोटेशियम का भी बताऊंगा, और ग्लूकोज लेवल का भी बताऊंगा, क्योंकि
चीजें हम पढ़ रहे हैं तो पूरी चीज डिटेल से पढ़ेंगे ना। कल को कोई भी बच्चा ये ना कह दे कि सर ने हमें HHNS जो है वो डिजीज पढ़ाई, इसमें ये चीज नहीं पढ़ाई, तो वो बिल्कुल हम जो है वो सहन नहीं करेंगे। तो पहला आ गया फ्लूइड रिप्लेसमेंट। तो ये मोस्ट क्रिटिकल जो है वो स्टेप होती है। इसके अंदर हमने इनिशियल स्टेज में क्या किया, हम नॉर्मली आइसोटोनिक देते हैं। आइसोटोनिक मतलब NS जो है वो हम नॉर्मली देंगे। 1 लीटर इन 1 आवर, शुरुआती 1 घंटे के अंदर 1 लीटर फ्लूइड जो है वो हम इनिशियली दे देते हैं। ज्यादा भी दे सकते हैं, बट शुरुआती में हम देंगे आइसोटोनिक। फ्लूइड की हमारे पास में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम फ्लूइड ज्यादा भी दे सकते हैं, पर शुरुआती घंटे के अंदर जो है वो हम फ्लूइड कौन सा देंगे दोस्तों, आइसोटोनिक देंगे। इस चीज का जो है वो ध्यान में रखना, काफी बार एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद आपने शुरुआत के 1-1.5 घंटे आपने आइसोटोनिक फ्लूइड दिया अच्छे से। उसके बाद आप क्या करोगे, ऑन गोइंग में आपको जो है वो हीमोडायनामिकली अगर क्लाइंट स्टेबल हो जाए, मतलब क्लाइंट जो है वो किसी तरीके का कोमा टाइप से, सीजर टाइप से या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, नॉर्मली वो पेशेंट हमें देखने से लग रहा है कि हाँ अब ठीक है, हीमोडायनामिकली वो स्टेबल हो चुका है, हमारे पास में जो ब्लड कंसंट्रेशन था वो अब नॉर्मल हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे, उसको स्विच करेंगे, हाफ NS के द्वारा जो है वो हम इसको करेंगे स्विच टू 0.5% सैलाइन। ये हम जो है वो 250 से 500 ml पर आवर चलाएंगे, मतलब हाफ NS के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब अब हम किस में चलेंगे दोस्तों, अब हम चलेंगे हाइपोटोनिक में, अब हम चलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में चलेंगे। ठीक, ये चीज आपको बताइए। आइसोटोनिक हाइपोटोनिक नहीं पता है तो ऑलरेडी मैंने जो है वो फ्लूइड की क्लास बुलेट सीरीज के अंदर ले रखी है, वहां पे आप जाके जो है वो देख सकते हो। देन उसके बाद आता है हमारे पास में, यहां तक फ्लूइड का कंसंट्रेशन आ गया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास में व्हेन ग्लूकोज लेवल लेस देन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है, 300 आ गया। अब देखा जाए तो 300 बहुत होता है, लेकिन HHNS कंडीशन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर हमारे पास में लेस देन या इक्वल 250 mg पर डेसीलीटर अगर ग्लूकोज लेवल आ जाता है तो फिर हम उसको इंसुलिन थेरेपी वगैरह नहीं देते हैं, फिर वो फिर हाइपो में जा सकता है। ठीक है। और ऐसे हमारे पास में HHNS की कंडीशन का कोई पेशेंट है, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास में लगभग जो है वो 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर हमारे पास में इक्वल हो चुका है या इससे नीचे ब्लड ग्लूकोज लेवल आ रहा है तो हम स्टॉप कर देंगे फिर वो सारी चीजें। ठीक है। फिर हम फ्लूइड वाला इंसुलिन थेरेपी वो नॉर्मल वाला नहीं देंगे। तो देखो, हालांकि 300 बहुत है, लेकिन इस कंडीशन के लिए HHNS और डायबिटीज के लिए ये बहुत नहीं है। डायबिटीज के लिए हमारे पास में बॉर्डर लाइन क्या है, 250 mg पर डेसीलीटर। HHNS के लिए क्या है हमारे पास में 300 mg पर डेसीलीटर। कुछ हॉस्पिटल प्रोटोकॉल में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले को 200 mg पर डेसीलीटर भी माना है, लेकिन 250 नॉर्मल है। अगर आप करके आओगे तो गलत नहीं होगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल की अगर हम बात करें तो हमारे पास में सीधा सीधा आता है चेंज टू 5% डेक्सट्रोज एंड 0.45% सैलाइन जो है वो दिया जाता है टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। यानी कि हमारे पास में हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ NS के साथ जो है वो D5 दिया जाता है। हाफ NS के साथ हम क्या करते हैं दोस्तों, D5 दिया जाता है। यानी कि चेंज 5% डेक्सट्रोज जो है वो 0.4% 5% सैलाइन के साथ जो है वो लिया जाता है। ये हमारे पास में हाइपोग्लाइसीमिया को जो है वो ट्रीट करता है। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी की अगर हम बात करें तो इंसुलिन थेरेपी होता है स्टार्ट ओनली आफ्टर पार्शियली फ्लूइड रिप्लेसमेंट। यानी कि ये हमारे पास में क्या आता है, इंसुलिन थेरेपी हम कब शुरू करते हैं, इंसुलिन थेरेपी हम शुरू करते हैं पार्शियली फ्लूइड रिप्लेसमेंट। यानी कि जब हमारे पास में फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो चुका है और पोटेशियम लेवल जो है वो हमारे पास में कितना आ चुका है, पोटेशियम लेवल जो है वो हमारे पास में 3.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ चुका है। ठीक है। तो उस कंडीशन में हम जो है वो इस चीज को जो है वो शुरुआत करते हैं। तो मतलब हमारे पास में ये जो हम इंसुलिन थेरेपी दे रहे हैं वो पार्शियली फ्लूइड रिप्लेसमेंट के साथ देते हैं। और अगर हमारे पास में पोटेशियम लेवल भी जो है वो हमारे पास में 3.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मल पोटेशियम आपको पता है, नॉर्मल पोटेशियम हमारे पास में 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, राइट। तो हमारे पास में एटलीस्ट पोटेशियम लेवल जो है वो 3.3 से ऊपर होना चाहिए। मतलब पोटेशियम लेवल जो है वो हमारे पास में नॉर्मल रेंज में होना चाहिए और थोड़ा सा जो है फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो रहा है, फिर हम इंसुलिन थेरेपी जो है वो
स्टार्ट करते हैं। देन इंसुलिन थेरेपी जो हम स्टार्ट करेंगे वो किस तरीके से देंगे उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बोलस दिया जाता है, इंसुलिन जो है वो बोलस दिया जाता है। देन उसके बाद ट्रांसफ्यूजन के तौर पे जो है वो दिया जाता है। तो बोलस के तौर पे आ गया हमारे पास में 0.1 यूनिट पर केजी दिया जाता है। जैसे मान के चलिए कोई पेशेंट जो है वो 70 केजी का है, ठीक है, तो इसमें लगभग जो है वो हम 7 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो बोलस के रूप में देते हैं। 7 यूनिट जो है वो हम इंसुलिन इमीडिएटली दे देते हैं। देन उसके बाद इन्फ्यूजन में चलाते हैं। तो इन्फ्यूजन में हम किस तरीके से चलाते हैं, इन्फ्यूजन में हम चलाते हैं 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर्स, ठीक है। यानी कि ये बोलस दे दिया हमने, ये जो आप 7 यूनिट की बात कर रहे हो, जैसे 70 केजी का कोई पर्सन है तो उसमें 7 यूनिट जो है वो हमने बोलस के रूप में दे दिया, 7 यूनिट इमीडिएटली दे दिया। देन उसके बाद में हमारे पास में वही ये आ गया पर केजी पर आवर, यानी कि 7 इंटरनेशनल यूनिट पर आवर जो है वो हमें स्टार्ट करना है। वो चीज आपको बताइए कि 50 ml NS के अंदर 50 ml NS की जो हमारे पास में सिरिंज आती है उसके अंदर 50 यूनिट जो है वो हम क्या कर देते हैं, इंसुलिन मिला देते हैं। मतलब 1 ml के अंदर हमारे पास में 1 यूनिट हो गया, तो मतलब 7 ml पर आवर से हम जो है वो चला देते हैं। देन उसके बाद टारगेट सेट करते हैं। टारगेट हम क्या सेट करते हैं कि लगभग जो है हमारे पास में हर घंटे जो है वो 50 से 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो इंसुलिन कम होना चाहिए। डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, सॉरी इंसुलिन के डिक्रीज ग्लूकोज लेवल एटलीस्ट 50 टू 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर आवर, जो भी हमारे पास में, जैसे मान लो इसका अभी प्रेजेंट टाइम पे 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। फिर 1 घंटे बाद लगभग जो है वो हमारे पास में कितना होना चाहिए कि लगभग जो है हमारे पास में 520 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। फिर हमारे पास में लगभग 50 से 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। सडनली डिक्रीज होना भी जो है वो डेंजरस है। तो पर आवरली जो है वो हम शुगर लेवल चेक करते हैं। देन उसके बाद में वही आ गया हमारे पास में कि ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर हमारे पास में 250 या 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच जाता है तो फिर हम 5% डेक्सट्रोज विथ हाफ NS के साथ में जो है वो शुरुआत करते हैं। और अब हमारे पास में जो इंसुलिन लेवल था वो जो दे रहे थे वो अब 0.02 से लेके 0.5 यूनिट पर केजी पर आवर्स के हिसाब से जो है वो देना चाहिए। क्लियर है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम देखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में निकल के आई है। क्या क्या चीजें कि पहले तो हमने फ्लूइड दिया, फ्लूइड कैसे देंगे, कब आइसोटोनिक देंगे, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। कब जो है वो हम हमारे पास में जो है वो हाइपोटोनिक देंगे, वो सारी चीजें। कब हमें जो है वो बंद कर देना है, कब हमें डेक्सट्रोज शुरू कर देना, वो सारी चीजें देखिए आपने फर्स्ट स्लाइड के अंदर। अब हमारे पास में इंसुलिन थेरेपी। तो इंसुलिन थेरेपी में हमारे पास में आ गया है कि हमारे पास में इंसुलिन थेरेपी का फर्स्ट टारगेट होता है कि एटलीस्ट हमारे पास में पोटेशियम लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। फिर उसके बाद बोलस के रूप में हम देते हैं, जितना वजन होता है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके 0.1 यूनिट पर केजी के हिसाब से बोलस देते हैं। फिर वही 0.1 केजी पर आवर्स के हिसाब से जो हो इन्फ्यूजन शुरू करते हैं। पर आवरली जो हम ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। पर आवरली चेक करेंगे तो लगभग 50 से 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होना चाहिए। देन अगर हमारे पास में ग्लूकोज लेवल जो है वो 250 से 300 mg पर डेसीलीटर तक पहुंच चुका है, फिर हम 5% डेक्सट्रोज जो है वो ऐड कर देते हैं और इंसुलिन लेवल जो है वो हमारे पास में 0.02 से लेके 0.5 यूनिट पर केजी पर आवर देंगे। देन उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन। इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन में हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पोटेशियम। मैंने कहा था ना, पहले हम फ्लूइड का देखेंगे, फिर हम ग्लूकोज लेवल का देखेंगे, अब हम पोटेशियम का देखेंगे कि पोटेशियम को हम कैसे कोरिलेट करेंगे। तो पोटेशियम में पोटेशियम सबसे इंपॉर्टेंट आता है, बाकी भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स को मैनेज करेंगे। तो अगर हमारे पास में पोटेशियम लेवल हमारे पास में 3.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम है, तो नॉर्मल आपको बताइए, नॉर्मल हमारे पास में आ गया दोस्तों, दैट इज कार्ड 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो पोटेशियम वो लेवल होता है, सॉरी, तो पोटेशियम लेवल होता है। ठीक है। तो अगर पोटेशियम लेवल अगर 3.3 ठीक मिलीग्राम पर मिलीग्राम मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर हमारे पास में कम होता है तो इंसुलिन जो है वो होल्ड कर देते हैं, प्लस हम जो है वो सीधा सीधा हमारे पास में 20 टू 30 मिली इक्विवेलेंट पर आवर्स के हिसाब से जो है वो हम पोटेशियम देते हैं। क्या किया हमने, अगर पोटेशियम लेवल हमारे पास में 3.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो गया, मतलब नॉर्मल रेंज से हमारे पास में पोटेशियम कम हो गया, तो हम क्या करते हैं, इंसुलिन तो होल्ड कर देते हैं।
ठीक है, क्योंकि इंसुलिन तो फिर वो और ज़्यादा जो है वो इंटरस्टिशियल में भेजता है, और ज़्यादा इंसुलिन जो है वो पोटेशियम को डिक्रीज करता है। कैसे करता है, क्या मैकेनिज्म है, वो मैंने आपको ऑलरेडी डायबिटिक के अंदर समझा रखी है। फिर हम क्या करते हैं, पोटेशियम देते हैं, तो पोटेशियम 20 to 30 मिली इक्विवेलेंट पर आवरली जो है वो दिया जाता है। और कब तक दिया जाता है, जब तक कि पोटेशियम लेवल जो है वो हमारे पास में नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है, और अगर फिर नॉर्मल हो जाता है तो हमारे पास में जो है वो 1 लीटर के अंदर लगभग जो है वो 20 to 30 मिली इक्विवेलेंट KCl दिया जाता है। आपको पता है एक एम्पूल जो है वो 20 मिली इक्विवेलेंट का आता है, लगभग 20 का भी आता है, 10 मिली इक्विवेलेंट का भी आता है। हॉस्पिटल में अलग अलग आते हैं। जो हमारे पास में KCl का जो इंजेक्शन का एम्पूल आता है, ठीक है, जो हमारे पास में KCl का जो है वो एम्पूल आता है, वो लगभग जो है वो हमारे पास में कितना आता है, लगभग जो है वो 10 मिली इक्विवेलेंट का आता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सोडियम को कैसे मैनेज करेंगे। तो सोडियम को मैनेज करने के लिए करेक्ट हाइपरग्लाइसीमिया यूजिंग ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। ये फॉर्मूला आजकल वैसे यूज में नहीं लिया जाता है। इसके अंदर क्या है कि करेक्ट पोटेशियम लेवल हम जो है वो कैसे, करेक्ट सोडियम लेवल हम कैसे चेक करेंगे, सोडियम लेवल प्लस जो हमारे पास में, मतलब जो सोडियम लेवल हमारे पास में है, ठीक है, जैसे नॉर्मल आपको सोडियम लेवल पता ही है, नॉर्मल सोडियम लेवल जो हमारे पास में होता है 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अब हमारे पास में मान के चलिए सोडियम लेवल जो है वो कितना है, 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो यहाँ पे 120 मिली इक्विवेलेंट लिख देंगे, प्लस 1.6 इंटू ग्लूकोज, जो ग्लूकोज लेवल है उसमें से 100 करके डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। इस तरीके से हम सोडियम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में फोस्फेट। फोस्फेट में हमारे पास में क्या है, फोस्फेट भी आपको जो हो पता ही दोस्तों, फोस्फेट में हमारे पास में अगर फोस्फेट 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा, फोस्फेट 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा, नॉर्मली आपको पता ही है ये हमारे पास में 2 to 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो अगर पोटेशियम फोस्फेट हमारे पास में कम हो जाएगा तो इसकी वजह से मसल्स वीकनेस एंड कार्डियक डिसफंक्शन होता है। तो फिर अगर हमारे पास में फोस्फेट लेवल हमारे पास में जो है वो दोस्तों क्या होता है, लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा, तो फिर हम फोस्फेट देंगे। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपको पता है नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल मैग्नीशियम 1.6 से लेके 2.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है हमारे पास में किसकी, मैग्नीशियम की। तो अगर मैग्नीशियम लेवल अगर हमारे पास में 1.5 से कम हो जाता है, ठीक है, तो हम फिर उसको मैग्नीशियम लेवल भी जो है वो देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास में पोटेशियम। एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको पोटेशियम से ही पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में मॉनिटर क्लोजली, मतलब किस किस चीजों को जो है वो हमें ध्यान में रखना है। HHNS दे रहे हैं, HHNS में हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें हमें मॉनिटर करनी है, एक तो ग्लूकोज लेवल, एक उसका जो है वो कंसंट्रेशन, एक हमारे पास में पोटेशियम लेवल, ये चीज़ें तो देखने हैं। और कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए, जैसे कि कोई सेरेब्रल एडिमा ना हो जाए या कोई भी जो है वो हमारे पास में जो है वो सीजर्स वगैरह ना आ जाए, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो किस चीज़ को हमें क्लोजली मॉनिटर करना है, उसमें आवरली ब्लड ग्लूकोज लेवल अनटिल स्टेबल, जब तक क्लाइंट जो है वो स्टेबल ना हो जाए तब तक जो है वो हम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। और वो आपको पता ही है कि हर पर आवरली जो है वो हम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट चेक करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सोडियम मैग्नीशियम तो है ही है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखते हैं, क्रेटिनिन जो है वो देखते हैं एवरी 2 to 4 आवर्स, ताकि जो हमारे पास में किडनी फंक्शन है वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देन स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट चार्टिंग, आउटपुट इनटेक आउटपुट चार्टिंग जो है वो स्ट्रिक्टली होनी चाहिए, क्योंकि कितना हमने फ्लूइड दिया, कितना बाहर निकला, कितना बॉडी के अंदर रहा, तभी तो हम जो है वो डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन को मेंटेन कर पाएंगे। भाई कोई क्लाइंट बहुत ज़्यादा जो है वो सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में है, तो सीवियर डिहाइड्रेशन से कितना बॉडी के अंदर फ्लूइड रहा वो इनटेक आउटपुट से ही तो पता चलेगा। 4 लीटर हमने दिया, 1 लीटर निकला, मतलब 3 लीटर हमारी बॉडी के अंदर रह गया। 4 लीटर दिया, 5 लीटर निकल गया, तो फिर बॉडी के अंदर कहाँ से रहा, वो तो रहा ही नहीं ना। तो वो हमारे पास में डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास में इसी के द्वारा मेंटेन होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में वॉच फॉर साइन ऑफ सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल एडिमा के साइन को जो है वो हम देखते हैं, रेयर बट पॉसिबल। ठीक है, ये हमारे पास में चीज़ें हैं। देन उसके बाद आती है हमारे पास में आइडेंटिफाई एंड ट्रीट अंडरलाइन कोजेज, यानी कि ये हमारे पास में हम जो भी हमारे पास में जिसकी वजह से भी ये चीज़ें हो रही है उसको जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे और उसको ठीक करेंगे। लाइक इन्फेक्शन की वजह से या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से होते हैं, तो जिसकी वजह से भी जो चीज़ हो रही है उसको पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसके बाद जो है उसको ठीक करेंगे।
अब बात आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि कोई भी क्लाइंट HHNS से सफ़र कर रहा है तो उसमें हमारे पास में क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होना चाहिए। तो जो हमारे पास में ग्लूकोज लेवल का चेक करना वो तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर ही दिया है, कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है, फ्लूइड मेंटेन करना है वो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, पोटेशियम हमें मेंटेन करना वो भी हमारे पास में डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया है। उसके अलावा क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नर्सिंग को अपने विवेक से जो है वो चीज़ें देखनी है। तो इसमें आ जाता है हमारे पास में पहली चीज़ मॉनिटर वाइटल साइन, मतलब वाइटल साइन जो है वो चेक करने हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वो सारी चीज़ें चेक करनी है, हाइड्रेशन लेवल चेक करना है एंड आईओ चार्टिंग जो है वो चेंज करनी है। वाइटल साइंस में हमारे पास में पल्स रेट, कहीं क्लाइंट हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में तो नहीं जा रहा है, क्लाइंट जो है वो लेवल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब कोमा की कंडीशन में तो नहीं जा रहा है, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन है या नहीं है वो सारी चीज़ें, इनटेक आउटपुट जो है वो प्रॉपर है या नहीं है वो सारी चीज़ें जो है वो चेक करना हमारे पास में नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एडमिनिस्टर फ्लूइड एंड इंसुलिन एज प्रिस्क्राइब। जो भी हमारे पास में हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने जो है वो जितना इंसुलिन जितना फ्लूइड प्रिस्क्राइब किया है वो हमें करना ही करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया एज ग्लूकोज लेवल फुल। देखो इंसुलिन थेरेपी हम दे रहे हैं, फ्लूइड लेवल जो है वो हम दे रहे हैं, उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो हमें जो है वो बिल्कुल शार्पली मॉनिटर करना है कि लगभग 250-300 के समथिंग आने के बाद जो है वो अवेक हो जाना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि डिक्रीज होते होते क्लाइंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मेंटेन एयरवे एंड सेफ्टी इफ पेशेंट इज कंफ्यूज। अब देखो अगर क्लाइंट HHNS की कंडीशन में है तो क्लाइंट जो है वो कंफ्यूज भी रहता है, वो मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट जो है वो कंफ्यूज भी रहता है, अनकॉन्शियस कंडीशन में कोमा में भी जा सकता है। तो इस कंडीशन में हमें जो है वो आईवे एयरवे जो है वो मेंटेन करना और उसकी सेफ्टी का भी जो है वो ध्यान रखना है। एयरवे तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर क्लाइंट अनकॉन्शियस कंडीशन में जा रहा है, कंफ्यूजन में जा रहा है, कोमा में जा रहा है तो एयरवे मेंटेन करेंगे और उसकी सेफ्टी का भी जो है वो ध्यान रखेंगे। एंड एजुकेट फैमिली एंड पेशेंट, पेशेंट और उसकी फैमिली को जो है वो एजुकेट करना है। किसके बारे में एजुकेट करना वो चीज़ ध्यान रखना, किस चीज़ के बारे में हम उसको एजुकेट करेंगे। तो पहला हम करेंगे एडहेरेंस टू थेरेपी, यानी कि थेरेपी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही है उन सब के बारे में बताएंगे, किस तरीके से आपको प्रॉपर मेडिसिन वगैरह लेना है वो सारी चीज़ें जो है वो देंगे, और ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है वो सारी चीज़ें भी जो है वो बताएंगे। एंड रिकॉग्नाइज अर्ली साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया के अर्ली साइन जो होते हैं उसको आप किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास में सबसे पहली चीज़ आती है कि पहले पहले जो भी हमारे पास में क्लाइंट हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में जा रहा है, ठीक है, या हमारे पास में हाइपोग्लाइसीमिया, दोनों कंडीशन में ले लेते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में जा रहा है तो आपको पता है नमनेस वगैरह वो सारी चीज़ें जो है आपको फील होगी। हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में जा रहा है तो आपको पता है पहले सबसे पहले स्वेटिंग वगैरह होती है, पेशेंट सबसे पहले जो है उसको हेजिटेशन होती है। एंड एडुकेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन को कैसे मेंटेन करते हैं वो सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे पास में नर्सिंग की होती है। तो ये हमारे पास में जो फ्लूइड उन सब चीज़ों के अलावा जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों कॉम्प्लिकेशन। हालांकि HHNS जो है वो खुद एक डायबिटिक का जो है वो कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन फिर भी अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया HHNS को तो क्या क्या चीजें हो सकती है। तो क्लाइंट हाइपोवोलिमिक शोक में जा सकता है, ऑफ कोर्स कैसे जाएगा, पूरा फ्लूइड जो है वो निकल चुका है, क्लाइंट ऑलरेडी जो है वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जा चुका है, डिहाइड्रेशन कंडीशन में जा चुका है, वाटर जो है वो लॉस हो चुका है। अब इसकी वजह से फिर क्लाइंट जो है वो किस में जाएगा, फिर हाइपोवोलेमिया के शॉक कंडीशन में जा सकता है। सेकंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, आपको पता ही है स्पेशली जो है वो पोटेशियम, और पोटेशियम हमारे पास में कार्डियक मसल्स के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म मतलब कहीं ना कहीं जो है अब आपके पास में ब्लड जो है वो कंसंट्रेट हो चुका है, ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो चुका है, ठीक। अब उसके अंदर फिर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो जाएगा। ये ब्लड है, अगर ये बिल्कुल पतला होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गाढ़ा हो चुका है तो यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड सेल्स जो है वो जम सकते हैं, इसलिए थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सीजर्स एंड स्ट्रोक जो है वो देखने को मिलेगा।
सीजर या स्ट्रोक देखने को मिलेगा, एंड कोमा एंड डेथ। अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो क्लाइंट कोमा और डेथ में जा सकता है। मोर्टिलिटी देखिए दोस्तों, मोर्टिलिटी हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 10 to 20% हायर देन द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन से बताते आ रहा हूँ कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के कंपैरिजन में इसकी मोर्टिलिटी डेंजरनेस जो है वो ज़्यादा होती है। 10 से 20% कम नहीं होते दोस्तों। 100 लोग अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस 100% जो है वो डायबिटिस मेलाइटस से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, और उनमें से इनको जो है वो क्या डेवलप हुआ, HHNS डेवलप हुआ, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलेटरी नॉन कीटोटिक सिंड्रोम डेवलप हुआ 100 में से, तो 100 में से लगभग 10 से 20 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये कम नहीं है बॉस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ध्यान रखना, इसको जो है वो हल्के में नहीं लेना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन की, फिर हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और HHNS को डिफरेंशिएट देखेंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो प्रिवेंशन में आ जाता है हमारे पास में रेगुलर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। हमें जो है वो कंटिन्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मॉनिटर करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है HHNS की कंडीशन कब आती है, जब हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मोर देन, ठीक है, कितने से हो जाता है, 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा होता है। मैं बता रहा हूँ 700 800 तब तक पहुँचता है, तो वहाँ तक पहुँचने ही मत दो। इसीलिए रेगुलर जो है वो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एडुकेट फ्लूइड इनटेक, स्पेशली ड्यूरिंग इलनेस। इलनेस के टाइम पे जो है वो हमें जो है वो प्रॉपर फ्लूइड इनटेक लेना है, नॉर्मल। क्यों? क्योंकि आपको बताइए दोस्तों कि हमारे पास में जो है वो क्या होता है कि फ्लूइड इनटेक नहीं होगा तो कंसंट्रेट ब्लड जो है वो हो जाएगा। एंड फॉलो सिक डे रूल फॉर डायबिटिक। सिक डे रूल वाला जो है वो रूल हमें फॉलो करना है। अब ये सिक डे रूल क्या होता है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। वो इसलिए नहीं बताऊंगा, ये आप लोग बताओगे कि मेरी क्लास को कितना ध्यान से जो है वो देखते हो। डायबिटिक मेलाइटस की जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको जो है वहां पे बताया था सिक डे रूल, डायबिटीज में बताया था या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में बताया था, किसी न किसी एक में मैंने आपको जो है वो बताया था। तो उस रूल को जो है वो हमें फॉलो करना है, तो उसको आप कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे पता चलेगा कौन कौन लोग मेरी जो है वो बुलेट सीरीज को प्रेफर करता है। नेक्स्ट आता है अर्ली ट्रीटमेंट एंड इन्फेक्शन। अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे और जो भी हमारे पास में इन्फेक्शन हो रहा है उसका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है वो हम ट्रीटमेंट करेंगे। एंड एडहेरेंस टू मेडिकेशन एंड इंसुलिन। इंसुलिन और मेडिकेशन के जो एडहेरेंस है, कितना जो है वो एडहेर हो चुका, वो सारी चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखेंगे। तो ये इस तरीके से मतलब प्रॉपर जो है वो फॉलोअप करेंगे। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यही है कि हमें उस क्लाइंट को HHNS की कंडीशन तक जाने ही नहीं देना है। डायबिटीज हो गया है तो डायबिटीज को उसी तरीके से गोली दवाई लेके उसको उसी तरीके से ट्रीट करना है ताकि वो क्लाइंट न तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन में जाए, न वो जो है वो HHNS की कंडीशन में जाए। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वर्सेस HHNS में जो है वो क्या डिफरेंशिएट होता है। तो बेसिकली मोटा मोटे मैंने आपको बता दिया था, अब तो आपको जो है वो टिप्स पे हो चुका था। पहली चीज क्या था, ग्लूकोज लेवल। तो ग्लूकोज लेवल डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हमारे पास में लगभग 300 से 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो सडनली बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, यानी कि मोर देन 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ऑनसेट की अगर हम बात करें तो ये एब्रप्ट होता है और ये ऑनसेट जो है वो ग्रेजुअली होता है, सडनली होता है, जो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। एंड हैपनिंग किस में होता है, ये बेसिकली डायबिटीज मेलाइटिस में होता है, लेकिन HHNS जो है वो मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर था, मोस्टली आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि टाइप 2 डायबिटीज के अंदर जो है वो हमारे पास में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगा, नहीं होगा, होगा, उसके अंदर भी होगा, लेकिन मोस्टली अगर हम बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है क्योंकि वो लंबे समय तक चलता है। टाइप 2 की वजह से मोस्टली जो है वो HHNS होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें, कीटोन बॉडीज की बात करें, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर जो है वो हमारे पास में कीटोन बॉडीज होती है, ठीक है। फ्रूटी ब्रेथ हमें देखने को होता है, फ्रूटी ऑड्यूर ब्रेथ जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाता है क्लाइंट जो है वो, एक चीज और लिख लो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्लाइंट जो हो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाता है। जबकि HHNS के अंदर क्या होता है दोस्तों, कोई कीटोन बॉडी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट हमारे पास में लगभग वो दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। वही IV सॉल्यूशन, वही इंसुलिन कंट्रोल, वही पोटेशियम कंट्रोल,
वही आईवी सॉल्यूशन, वही पोटेशियम कंट्रोल, वही इंसुलिन, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको पता ही है। तो ये दोनों में मैंने डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और एचएचएनएस दोनों को मैंने बता दिया था। सिक 5 रूल क्या होता है वो आप मुझे बताओगे, सिक डे रूल आप मुझे बताओगे, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरी क्लास को ध्यान से देख रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो हमारे पास में आज की क्लास जो है वो यहीं पे जो है वो फिनिश होती है। आई होप ये जो नया ट्रेंडिंग टॉपिक था एचएचएनएस, जो बहुत सारे कोचिंग वाले नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि उनको चाहिए पॉपुलैरिटी, पब्लिसिटी, उनको बच्चे के कैरियर से सिलेक्शन से उतना जो है वो नहीं होता। उनको चाहिए कि हाँ मैं बड़ी बड़ी मोटा मोटा डिजीज लेके आऊँ, मोटा मोटा जल्दी से फेमस हो जाऊँ। जबकि चीज़ें तो जो पूछी जाती है वो छोटी छोटी चीज़ों से पूछी जाती है, जैसे ये डिजीज वगैरह होगी तो ये डिजीज आपको कैसे लगी, कितना आपको समझ में आया, कैसी लगी, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ये डिजीज आपको कितनी समझ में आई उसके बारे में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आपके कमेंट रियल मोटिवेशन है। तो ये जो क्लास कैसी लगी, अगर नहीं लगी तो भी बताइए, ताकि मैं और अच्छे तरीके से जो है वो एफर्ट करूं और इसको और अच्छे तरीके से समझाने की जो है वो कोशिश करूं। तो इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। कमेंट कीजिएगा क्लास के बारे में ताकि पता चले एक्चुअल हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।